Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about second part of first aid. आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी या फिर जो भी इमरजेंसीज है वो पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट एड में कुछ पार्ट बच गई थी इमरजेंसी वाली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया क्या है? अगर एस्पेक्सिया का बात करें तो ये कंडीशन है। वो कैसा कंडीशन है? तो इंटरप्शन इन द नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ द एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हमारे बॉडी में एयर का आदान प्रदान हो रहा है, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों चीज़ों में से इंटरप्शन हो जाएगा। जो नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है वो नॉर्मल एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा ब्रेन में, और जिसके कारण देखने को मिलेगी एस्पेक्सिया देखने को मिल रहा है। तो अगर सिंपल से हम लोग बात करें कि एस्पेक्सिया क्या है, तो एस्पेक्सिया जो है क्या होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन के अंदर जो है सो ऑक्सीजन का और ब्लड फ्लो का कमी हो जाना। क्यों कमी होगा? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम आ रहा है, और जिस प्रॉब्लम के कारण जो भी लंग्स है वो काम अपना नहीं कर पा रहा है। अगर लंग्स काम नहीं करेगा तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इस दोनों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है वो बाहर नहीं हो पाएगा, जिसके के कारण एस्पेक्सिया देखने को मिलेगा। इन एस्पेक्सिया लंग्स डू नॉट मीट द नीड फॉर इनफ सप्लाई ऑफ द एयर एंड ब्रीथिंग। होगा क्या कि एस्पेक्सिया के केस में क्या हो रहा है कि जो लंग्स है वो क्या कर रहा है, उतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर पा रहा है जितना बॉडी को ब्रीथिंग के लिए चाहिए होता है। उसके बाद है इफ़ दिस कंडीशन कंटिन्यू द हार्ट एंड लंग्स स्टॉप देयर फंक्शन। और इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? इस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि डेथ भी हो सकता है। क्यों डेथ हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हार्ट है एंड जो लंग्स है, हार्ट और लंग्स दोनों में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है। जो भी उसका वर्क है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, इसी के कारण ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है? रिक्वायर इमरजेंसी केयर क्विकली। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट का नीड होगा, इमरजेंसी नीड होगा। क्यों? क्योंकि देखने को मिल रहा है वाइटल ऑर्गन जो है सो वो कहीं ना कहीं फंक्शन नहीं कर रहा है पेशेंट का। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के कारण ये डेथ होने की भी संभावना हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि काउज क्या है। तो काउज में सबसे पहले क्या है कि काउज में जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है सो फ्लूइड या फिर एयर जो है सो देखने को मिलेगा कि गला में फंस चुका है। इसके कारण भी हो सकता है ड्रॉनिंग, मतलब कि जो पेशेंट है वो क्या है, पानी में डूब गया। फ्लूइड इन द एयर पासेज, मतलब जो भी एयर पास करने वाला एरिया है वहाँ पे फ्लूइड या फिर पानी का भर जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। या फिर चॉकिंग, किसी भी तरीके का फॉरेन बॉडी जो है सो एयरवे में फंस गया हो या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, जिसके कारण चॉकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला काउज क्या है? पहला काउज हो जाएगा ड्रॉइंग। दूसरा काउज क्या हो जाएगा? चॉकिंग। तीसरा काउज क्या है? इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल गैसेज। किसी भी तरीके का अगर कोई भी इंसान गैस जो है सो इनहेल कर ले रहा है, या फिर मोटर व्हीकल गैस है, फ्यूम है, अमोनिया है, इस सब के कारण, या फिर कोल है, ये सब जो गैसेस है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये सब कॉज हो सकता है एस्पेक्सिया का, और ये सब लीड कर सकता है एस्पेक्सिया। जैसे कि कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, वहाँ पे जो है सो बहुत जो भी डस्ट है उसके पार्टिकल्स इस बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। किसी भी तरीके का गैस है जहाँ पे लीक हो रहा है, कोई इंसान इनहेल कर लिया, इसके कारण भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है? नारोइंग ऑफ एयर पासेज ड्यू टू द हैंगिंग। अगर कोई पेशेंट है जो कि सुसाइड अटेम्प्ट किया है जिसके कारण वो हैंगिंग कर रखा है, और हैंगिंग के कारण क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा एयरवे। अगर नैरो हो जाएगा एयरवे तो इस कारण से भी क्या देखने को मिलेगा? एयरवे जो है सो पास नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन है। किसी भी तरीके का अगर कोई ये कर रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, और जिसके कारण एयरवे नैरो हो रहा है, तो उस टाइम में देखने को मिल सकता है, वो लीड कर सकता है एस्पेक्सिया। फिर उसके बाद है एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई मान के चलिए कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, और अनकॉन्शियस पेशेंट में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा किसी भी तरीके से अगर एयरवे का जो है सो
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, प्रेजेंट बाय फॉलिंग ऑफ टंग, या फिर उसका टंग जो है सो फॉलिंग हो रहा है, तो ऐसा कंडीशंस में भी एस्पेक्सिया लीड कर सकता है। या फिर बोल सकते हैं डैमेज टू चेस्ट और लंग्स, स्वेलिंग इन द विंड पाइप टिश्यू, जो भी विंड पाइप है उसमें किसी भी तरीके का स्वॉलोइंग हो जाना टिश्यू का, ये क्या कर सकता है, चेस्ट को या और लंग्स को डैमेज कर सकता है। ड्यू टू बर्न हो गया, स्ट्रिंगिंग होता है ना कि कभी कि कोई चीज़ ऐसा है जो बाइट कर गया या फिर बर्न हो गया किसी भी तरीके से, तो ये सब सारा जो है सो प्रॉब्लम एस्पेक्सिया लीड कर सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक हो गया ड्यू टू पॉइजनिंग मॉर्फिन और परयूसिक एसिड, जो मॉर्फिन होता है अगर इसका टॉक्सिसिटी हो रखा है या फिर इसका जो है सो बहुत ज़्यादा डोज दिया गया है, तो ये भी एक लीडिंग कॉज हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं किसी भी तरीके का पॉइजन अगर है तो वो पॉइजनिंग सब्सटेंस पेशेंट ले रखा है और उसके कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, या फिर किसी भी तरीके से उसके बॉडी में ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण जो है सो एयरवे पास नहीं हो रहा है, तो उस कारण में क्या होगा, एस्पेक्सिया देखने को मिलेगा। ड्यू टू डिजीज जैसे कि एपिलेप्सी का केस है, रेबीज का केस है, टेटनस का केस है, तो इस सब केस में भी देखने को मिलेगा। अब जैसे कि एपिलेप्सी ही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, पेशेंट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हो जा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, एयर भी उसका ब्लॉक हो जा रहा है, क्योंकि जब ब्लॉक हो जा रहा है क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जब भी एपिलेप्सी आता है तो पेशेंट के माउथ से बहुत ज़्यादा झाग का सिक्रेशन हो रहा है, और जो है सो वो झाग जो क्या कर रहा है, उसके एयरवे को ब्लॉक कर दे रहा है, तो इसके कारण जो है सो देखने को मिलेगा एस्पेक्सिया। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एस्पेक्सिया है उसका साइन एंड सिम्टम क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो भी साइन एंड सिम्टम्स पे डिपेंड किस पे करेगा, तो जो भी हम लोग अभी कॉजेटिव एजेंट पर है उस पे जो है सो साइन एंड सिम्टम जो है सो डिपेंड करेगा। तो जैसे कि हम लोग से एक ही सारा का जो भी कॉज था उसका लीडिंग यही था कि उसका एयर भी किसी भी तरीके से ब्लॉक हो जा रहा है, जिसके कारण जो है सो ब्रेन तक बॉडी तक जो है सो वो सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा था ब्लड का, या फिर ऑक्सीजन का नहीं सप्लाई पड़ रहा था, जिसके कारण जो है सो डेथ की संभावना हो रही थी, और ये इमरजेंसी या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कहलाता था। तो सिम्टम्स क्या आएगा इसमें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, जब पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, समटाइम्स ब्रीथिंग में स्टॉप ऐसा देखने को मिलेगा कि पेशेंट को जो सो डिस्पनिया देखने को मिल रहा है, सांस नहीं आ रहा है, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा उसका जो सो ब्रीथिंग जो है सो स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस में क्या होगा, तो साइनोसिस में ऐसा देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो है सो उसका लिप है, नोज है, ईयर है, फिंगर टिप है, टो है, यहाँ सब में कलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, स्किन का डिस्कलरेशन होना या फिर ब्लूइश कलर का स्किन देखने को मिलेगा। साइनोसिस दो टाइप का दिख सकता है। साइनोसिस अगर देखा जाए तो दो पार्ट टाइप के होते हैं, पहला होता है सेंट्रल साइनोसिस एंड दूसरा होता है पेरिफेरल साइनोसिस। तो जो भी फर्स्ट साइनोसिस जो है सो सेंट्रल साइनोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, लिप हो गया, टंग हो गया, नोज हो गया, यहाँ सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा। पेरिफेरल का बात करें तो पेरिफेरल देखने को मिलेगा, फिंगर हो गया, टो हो गया, या फिर जो एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा जो साइन एंड सिम्टम है नॉइजी ब्रीथिंग है, पेशेंट का एयर भी ऑब्स्ट्रक्ट है, अच्छे से एयर आ नहीं रहा है, फिर एयर जो है सो बाहर नहीं निकल रहा है सही से, तो उसका ब्रीथिंग जो है सो कैसा होगा, नॉइजी ब्रीथिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद है जो भी बॉडी ऑर्गन को अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो जो भी हार्ट है तो वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, ज़्यादा पंप कर रहा है, तो जिसके कारण देखने को मिला है कि पल्स भी बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज देखने को मिला, टेकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। उसके बाद है अपीयरेंस ऑफ फ्रॉन्थ इन द माउथ एंड नोज देखने को मिलेगा, क्योंकि झाग वगैरह जो है सो माउथ से आ रहा है, ऐसा पेशेंट को देखने को मिल सकता है। या फिर जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, जो पेशेंट है उसको सप्लाई नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं ढंग से मिल रहा है, जिसके कारण देखने को मिलेगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो पेशेंट है उसका कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद है समटाइम्स फर्स्ट में ऑल्सो अकर सीजर, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जो पेशेंट है उसमें कभी कभी कि सीजर देखने को मिलता है, फर्स्ट हीट आ गया है, फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है और उसको बार बार सीजर का अटैक आ रहा है। पेशेंट जो है सो ग्रास्पिंग करेगा, मतलब कि पेशेंट को वीक ब्रीथिंग होगा, अच्छे से सांस नहीं आ पाएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। फिर बच्चा अगर रो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लोली रोएगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। ये किसी के
एस्पेक्सिया जो है सो किसी में भी देखने को मिल सकता है, जिसका भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, चाइल्ड है या फिर जो है सो एडल्ट है। उसके बाद क्या है, एस्पेक्सिया का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग फर्स्ट एड का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट एड इसका क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या करेंगे एस्पेक्सिया का। तो एस्पेक्सिया का मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एलिमिनेट करेंगे उस कॉजेटिव एजेंट को जो कॉजेटिव एजेंट हो रखा था पेशेंट को, जैसे कि कोई भी जो कॉजेटिव एजेंट है या फिर जो लीड कर रहा है, जैसे कि कोई पेशेंट हैंगिंग कर लिया है या फिर पेशेंट कोई पानी में डूब गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, पेशेंट को पहले वहाँ से हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी उसको जो है सो वहाँ से एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, हटाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद है मेक श्योर दैट द एयरवेज पेशेंट पेटेंट देखना है, सबसे पहले मेक श्योर करना है कि पेशेंट का एयरवे पेटेंट है या फिर नहीं है। एयरवे अगर पेटेंट है तो पेशेंट को जो है सो अच्छा से उसको जल्दी वो रिकवर कर सकता है, मतलब कि इमरजेंसी में पेशेंट नहीं जाएगा, उसको फर्स्ट एड देने के बाद वो ठीक हो सकता है। ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट सांस ले रहा है या फिर नहीं है, एयरवे जो है सो पेटेंट है या फिर नहीं है, ये देखना है। उसके बाद क्या है, वाइटल्स ऑफ द विक्टिम शुड बी चेक्ड एंड मेंटेन, पेशेंट का वाइटल्स देखना है कि पेशेंट जो है सो उसका वाइटल्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, वाइटल कैसा है उसका ये चेक करना है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोवाइड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, पेशेंट का अगर वाइटल्स अनस्टेबल आ रहा है, पेशेंट का जो है सो पल्स नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है। उसके बाद इमीडिएटली मस्ट बी कंटिन्यू, और जो है सो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है कब तक, जब तक कि उसका ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक जो है सो हम लोग ये माउथ टू माउथ प्रोवाइड करते रहेंगे ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करेंगे जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं आ जाता है, या फिर पेशेंट को देखने को जब तक ना मिले कि पेशेंट सांस ले रहा है। उसके बाद है पैलेस द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, पेशेंट को जो सो रिकवरी पोजीशन में देना है, जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, नहीं तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट और ज़्यादा बेचैन होगा अगर वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहेगा, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू सेंड द विक्टिम, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है या फिर बोल सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसीलिए इस केस में क्या करना है, जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर हम बात करें कि पेशेंट जो अगर वहाँ पे जो भी इंसान फर्स्ट एड दे रहा है इस इमरजेंसी के केस में, अगर उस टाइम वो इंसान हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि उसको चीज़ें पता है कि ऐसे इस प्रोसीजर करना है, कुछ ऐसे अगर गला में फंस गया है तो उस केस में देखने को मिलता है कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो एडल्ट है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलमिंच मैनवर यूज कर सकते हैं। हेलमिंच मैनवर में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको अपने सामने में खड़ा रखना है और उसके जो है सो डायफ्राम पे अपने दोनों हैंड को क्रॉस करके फिर दोनों हैंड से उसके जो डायफ्राम है उस पर अपने ओर पुश करना है, जिसके कारण क्या होगा उसका जो भी गला में या फिर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो सकता है माउथ से बाहर आ जाए। तो ये चीज़ एक अच्छा टेक्निक होता है, जो पेशेंट है उसमें अगर एयरवे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है गला में, जैसे कि सिक्का वगैरह है, ऐसा कुछ जम बैठ गया है या फिर रबड़ वगैरह बैठ गया है, तो उस सब के केस में पेशेंट जो पानी पी लिया है, जो होता है ना कि डूब गया है पेशेंट वैसे कंडीशंस में, और फिर साथ ही साथ उसको 5 बैक ब्लो देना है, मतलब कि जो शोल्डर्स है उसके पीछे बैक साइड से 5 टाइम्स उसको जो है सो अपने हैंड से जो है सो बैक ब्लो प्रोवाइड करना है। इससे क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसका जो भी चीज़ें फंसा हुआ है गला में वो बाहर हो जाती है, जिसको हेलमिंच मैनवर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है ड्राइंग क्या है, इस मतलब कि जो पेशेंट है उसका जो है सो गला में स्पाजम हो रखा है किसी भी तरीके से। अब देखते हैं क्या है, ड्राइंग इज द कंडीशन इन विच स्पाजम ऑफ द थ्रोट ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर पासेज व्हेन द वाटर इंटर इनटू द लंग्स। क्या हो रहा है कि जो भी पेशेंट है
उसका जो उसके गला में कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, एयरवे जो है सो कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? स्पाजम हो रखा है। स्पाजम क्यों हो रखा है? तो थ्रॉट ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एयर पासेज व्हेन वाटर इंटर इनटू द लंग्स। मतलब कि अगर कोई भी जो पेशेंट है वो पानी जो है सो बहुत ज़्यादा उसके लंग्स में पानी जाने के कारण उसका एयरवे क्या हो गया है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है और स्पाजम हो गया है और वो सांस जो है सो पेशेंट को नहीं आ पा रहा है। तो ये कब कब हो सकता है ऐसा? तो देखने को मिल सकता है जो कॉज है एक्सीडेंटल फॉल इन वाटर, मतलब कि जो पेशेंट है पानी में डूब गया है किसी भी तरीके से, किसी भी पूल में, या फिर कूद रखा है, या फिर वो बाथ टब हो सकता है, या फिर वो कुआं हो सकता है, फिर बड़ा कोई भी ये जहाँ पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वो इंसान जो है सो किसी भी तरीके से वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गिर गया, तो उस कंडीशन में देखने को मिलेगा ऐसा कंडीशन। साथ ही साथ अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है कि पानी में कूद गया है, ऐसा सीजर एंड हार्ट अटैक, या फिर कोई पेशेंट है जिसको सीजर या फिर हार्ट अटैक आ रहा है इन द वाटर, अगर वो पानी में है और उस टाइम पेशेंट को सीजर आ रहा है या फिर हार्ट अटैक आ रहा है, तो पेशेंट को देखने को मिलेगा कि सीधा उसके जो है सो लंग्स में पानी चला जाएगा और उसका एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जिसके कारण जो है सो स्पाजम देखने को मिलेगा और एयरवे प्रॉब्लम जो वाला अभी जो हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं अभी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, वो सेम चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। शायद साथ ही साथ इसका साइन सिम्टम क्या होगा? तो इसका जो साइन सिम्टम है ये इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि एस्पेक्सिया में हो रहा था, पेशेंट सांस नहीं ले रहा था, पेशेंट जो है सो चॉक हो रहा था, ये सारा साइन सिम्टम इसमें भी देखने को मिलेगा कि पेशेंट को जो है सो साइनोसिस हो रहा है। साथ ही साथ ऐसा है कि देखने को मिल रहा है पेशेंट जो है सो अनकॉन्शियस हो रहा है। तो ये सारा जो पेशेंट प्रॉब्लम है वो इसमें भी देखने को मिलेगा कि जैसे एस्पेक्सिया में हो रहा था कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, सेम इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रीजन दूसरा है, वहाँ पे जो था वो रीजन दूसरा था। स्पेशली जो देखा जाता है ये ड्राइंग के काउज में कि जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है कि कहीं अगल बगल में पानी आया है उसमें वो खेलने गया और फिर वो डूब गया, या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि जो बाथ टब है फिर स्विमिंग पूल है उस सब में पेशेंट जो है सो गिरने की संभावना रहती है और गिर जाती है, तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। या फिर एडल्ट का बात करें तो एडल्ट में सुसाइड अटेम्प्ट के कारण हो सकता है ऐसा। उसके बाद क्या है, जो भी ये कंडीशंस है इसमें साइन सिम्टम्स का बात करेंगे तो साइन सिम्टम्स इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर वाला भी दिख सकता है। अगर पेशेंट को जितना अर्ली पेशेंट को बचा सकते हैं उतना जल्दी उसका जो है सो रिकवरी होगा, क्योंकि उतना जल्दी साइन सिम्टम जो है सो वो ठीक, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग में फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विक्टिम तक पहुंचना है। मतलब कि जैसे पता चला गांव में कि कहीं पे भी कोई नदी है उसमें कोई इंसान कूद गया है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी पे इंसान को जाना है, विक्टिम के पास रीच करना है। उसके बाद ड्रैग द विक्टिम इन विद द हेल्प ऑफ रोप टॉवल, मतलब कि जो भी किसी भी तरीके से आप उसको हेल्प करके वहाँ से बाहर करो, रस्सी लगा के, टॉवल दे के, शर्ट पकड़ के, कैसे भी करके जो है सो विक्टिम को उस पानी से या फिर उस पूल से बाहर करना है। पैलेस द विक्टिम इन प्रॉन पोजीशन, पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में लेटाना है। टू ड्रॉन वाटर फ्रॉम द लंग्स। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉन पोजीशन क्यों हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करने का क्या रीज़न है कि ड्रेन कर जाएगा वाटर जो लंग्स में प्रेजेंट है, वो पानी जो है सो ड्रेन करे, इसीलिए पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में देते हैं। साथ ही साथ इसके बाद क्या करना है, मेक द विक्टिम स्टेबल पोजीशन, पेशेंट को जो सो स्टेबल पोजीशन देना है। उसके बाद देखना है कि किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको एलिमिनेट करना है इमीडिएटली, जो अभी हम बताए थे आप लोग को हेलमिंच मैनुअल, उसके द्वारा क्या करना है कि एलिमिनेट करना है इमीडिएट जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है मैनुअली ब्रीथिंग इफ़ विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग, देखना है कि अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो उसके टाइम क्या करना है, उसके बाद उसको एयरवे प्रोवाइड, ब्रीथिंग जो है सो उसको देना है, माउथ टू माउथ सांस देना है। उसके बाद करना है अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट को जो है सो जितना जल्दी हो सके नियर बाय हॉस्पिटल में उसको भेज देना है। साथ ही साथ ये जो पेशेंट है अगर इसको आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट नहीं दे रहे हो
ठीक है। तो इस देखने को, क्योंकि ये सारा फर्स्ट एड का इमरजेंसी है, अगर फर्स्ट एड मैनेजमेंट नहीं दे रहे हो तो ये पेशेंट जो है सो डेथ भी उसका हो सकता है, लीड कर सकता है। डेथ कैसे? क्योंकि पेशेंट तो ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट है, उसको ब्रेन को ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, जिसके कारण उसको देखने को मिलेगा बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है। कॉमा में पेशेंट जाएगा, जब ये पेशेंट कॉमा में जाएगा तो एगिटेटेड होगा, पेशेंट अल्टर्नेट होगा, और पेशेंट को साइनोसिस देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ देखने को मिल सकता है पेशेंट का डेथ हो सकता है ये सब लीड करते हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लंग्स मेनली अफेक्ट हो रहा है और मेनली सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है बॉडी में, इसीलिए। अब जो नेक्स्ट है वो है शॉक। बहुत कॉमन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि शॉक क्या है नहीं है। तो देखते हैं शॉक क्या है। तो इट इज़ अ सडन कोलैप्स कंडीशन इन विच डिमिनिश सर्कुलेशन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड वाइटल ऑर्गन। मतलब कि इसमें ये समझना है किसी भी इंजरी के कारण, किसी भी इलनेस के कारण वाइटल ऑर्गन में जो है सो सर्कुलेशन डिमिनिश्ड हो गया है, फिर जो बॉडी फ्लूइड है वो डिमिनिश्ड हो गया। क्यों? क्योंकि सडन कोलैप्स हुआ है कंडीशंस। कोलैप्स होगा, क्यों होगा कोलैप्स? तो देखने को मिल सकता है कि पेशेंट जो है सो किसी भी तरीके से इंजरी हो गया पेशेंट को, या फिर इलनेस हो गया और उसका सर्कुलेशन डिमिनिश्ड हो गया। अगर सर्कुलेशन डिमिनिश्ड होगा तो वाइटल ऑर्गन में क्या देखने को मिलेगा? वाइटल्स ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट कर जाएगा जब सर्कुलेशन डिमिनिश्ड हो जाएगा। फिर बोल सकते हैं अब जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो शॉक का कंडीशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद का एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बिकॉज इट डिक्रीज द फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली इट विल लीड डेथ। सेम चीज़ इसमें भी हो रहा है कि ये भी इमरजेंसी कंडीशन है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आप तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो इसमें डेथ लीड हो जाएगा। क्यों डेथ का कारण देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वाइटल ऑर्गन। वाइटल्स ऑर्गन जो है सो फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसके कारण देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट है उसको क्या हो जा रहा है? शॉक हो जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो पेशेंट है उसको RTA हुआ, एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा उसके बॉडी से क्या हो गया? फ्लूइड का लॉस हो गया, फिर ब्लड का लॉस हो गया। तो जब ये ब्लड का लॉस हुआ तो साथ ही साथ उसका बॉडी का ऑक्सीजन भी तो गया, साथ ही साथ उसके बॉडी का न्यूट्रिशन भी तो गया, तो उसके साथ ही पेशेंट क्या हो जाएगा? शॉक में चला जाएगा। मतलब कि उसके बॉडी के पास कुछ रहेगा ही नहीं कि वो सर्कुलेट करेगा। और जब ये बॉडी को सर्कुलेशन से इम्पेयरमेंट होगा तो देखने को मिलेगा कि बॉडी जो है सो अनस्टेबल हो जाएगा, वाइटल अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या काउज क्या? तो हम लोग काउज देखेंगे तो काउज में क्या क्या काउज देखने को मिलेगा? सबसे पहले देखने को मिलेगा वेरियस कार्डियक प्रॉब्लम। देखने को ऐसा मिलेगा कि जो भी पेशेंट है उसको कार्डियक फेल्योर का तो कंडीशन नहीं है, या फिर पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर ऐसा कोई कंडीशन देखने को मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं शॉक काउज कर सकता है। तो अब कार्डियक फेलियर कैसे होगा या फिर हार्ट अटैक कैसे होगा? तो बोल सकते हैं जो पेशेंट है उसका जो है सो हार्ट नहीं इनफ ब्लड पंप कर पा रहा है, या फिर बोल सकते हैं जितना ब्लड जो है सो बॉडी को चाहिए उतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है हार्ट, तो उस केस में भी शॉक देखने को मिल सकता है। या फिर अगर हार्ट अटैक है तो उस केस में ये कि उसका आर्टरी ब्लॉक हो रखा है और सप्लाई इम्पेयरमेंट हो रहा है। या फिर कोई एलर्जी कंडीशन है उस केस में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद है सीवियर हैमरेज ड्यू टू इंजरी एंड एक्सीडेंट, जो अभी जस्ट अभी डिस्कस किए थे कि किसी भी तरीके का जो है सो इसमें देखने को मिल सकता है हैमरेज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल जैसे कि सरकमविलाई है वहाँ पे रप्चर हो जाना आर्टरी का, या फिर किसी भी तरीके से इंटरनल आर्टरी का रप्चर हो जाना, खास करके जो हाई BP वाले पेशेंट होता है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लड वेसल्स में वो रप्चर हो जाता है, हैमरेज हो जाता है हाइपरटेंशन के कारण, तो वो इंटरनल हो जाएगा। उसके बाद क्या एक्सटर्नल हैमरेज में क्या होगा? किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाना, बॉडी कट जाना, उस केस में इंटरनल एक्सटर्नल हैमरेज देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग। अगर कोई पेशेंट है जिसको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको डायरिया हो रहा है, बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, मतलब जो भी पेशेंट के स्टमक का pH है वो डिसबैलेंस हो जा रहा है, या फिर
फिर देखने को मिलेगा कि वॉमिटिंग में जो है सो जितना स्टमक कंटेंट है, जो भी pH नेचर है स्टमक का, वो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में भी शॉक देखने को मिल सकता है, मतलब कि फ्लूइड का लॉस के कारण देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर कोई पेशेंट है जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉक में देखने को मिलेगा कि जो भी हार्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगा या फिर हार्ट काम नहीं कर पाएगा, तो उस केस में भी शॉक देखने को मिल सकता है। सीवियर बर्न एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है कि जो भी पेशेंट है उसको बर्न हो गया, जिसके कारण जो है सो उसके टिश्यू जो है सो डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया, उसके बॉडी से पानी का लॉस हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया, तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये बर्न होगा उसमें भी यहाँ पे लिखा सीवियर बर्न। सीवियर बर्न मतलब कि जो भी स्किन है, जो भी ब्लड वेसल्स है, वो चीज़ क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है उसका। तो कहाँ से, वहाँ पे ये सर्कुलेशन में जो भी वहाँ पे हाइड्रेट है बॉडी, वो नहीं रह पाएगा, मतलब कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्न हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए, क्योंकि वहाँ का ब्लड वेसल्स जो है सो बर्न हो गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, जिसके कारण भी देखने को मिल सकता है, वो धीरे धीरे वहाँ से इंजरी काउज करेगा, ब्लीड करेगा और वो शॉक काउज कर सकता है। एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, या फिर कोई पेशेंट गर्मी का हीट वेव चल रहा है उसके कारण भी हो सकता है, कोल्ड एक्सपोजर के कारण भी हो सकता है। जो हीट है जिसके कारण होगा कि पेशेंट बार बार सीजर, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लू लगेगा जिसके कारण चक्कर आके अनकॉन्शियस हो जाएगा और पेशेंट शॉक में जा सकता है। या फिर पेशेंट अच्छे से पानी नहीं पी रहा और वो धूप में वर्क कर रहा है हमेशा, जिसके कारण उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, तो उसको भी देखने को मिल सकता है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिल गया। या फिर कोल्ड एक्सपोजर में हो गया, क्या होगा, तो कोल्ड एक्सपोजर में ऐसा देखने को मिलता है, जो भी कोल्ड एक्सपोजर, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह पे रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका आर्टरी जो है सो ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा। क्योंकि ऐसा नेचर होता है कि अगर मतलब बॉडी का बहुत ज़्यादा ठंडा अगर इंसान रह रहा है ठंडे जगह पे, तो जो भी कोल्ड है उससे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। और जो भी हीट की जगह पे क्या होगा, या फिर कोई हीट से सेक रहा बॉडी को, उस टाइम बॉडी डायलेट हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो ब्लड वेसल से वो डायलेट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा कोल्ड, दोनों जो है ब्लड वेसल्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये सब भी काउज कर सकता है शॉक। उसके बाद किसी भी तरीके से पॉइजनिंग, एनी गैस पॉइजनिंग, बाइट्स एंड स्टिंग, किसी भी तरीके का जो है सो पॉइजन्स है, या फिर किसी भी तरीके का जो है सो कीड़ा वगैरह बाइट कर रहा है, स्टिंग कर रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, शॉक देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप क्या है। टाइप ऑफ शॉक, आप लोग आज तक सुने होंगे कि शॉक है, लेकिन शॉक का बहुत ज़्यादा टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, अलग अलग कॉजेटिव एजेंट होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉक क्या है, टाइप ऑफ शॉक क्या है। तो टाइप ऑफ शॉक में सबसे पहला जैसे कि लिखा हुआ है, जो सबसे कॉमनली देखने को मिलता है, हेमरेजिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक होगा, रेस्पिरेटरी शॉक होगा, कार्डियक शॉक होगा, सर्कुलेटरी शॉक होगा एंड हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में क्या होगा, ब्लड लॉस ऑकर्स ड्यू टू ट्रॉमा, वुंड, इंटरनल एक्सटर्नल। जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी ट्रॉमा हो, वुंड हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, ट्रॉमा किसी भी तरीके का से, बस ब्लड का लॉस होना बॉडी से, तो उसी को क्या बोलोगे, हेमरेजिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, लॉस ऑफ नर्व कंट्रोल ड्यू टू सीवियर ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी। किसी भी तरीके से पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्रेन का इंजरी हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, फिर बोल सकते हैं पेशेंट का स्पाइनल इंजरी हो रहा है, तो उस केस में नर्व कंट्रोल करना बंद कर, नर्व जो है सो वो काम करना बंद कर देगा। लॉस ऑफ नर्व कंट्रोल, जो नर्व पे कंट्रोल है वो कंट्रोल खो देगा, या फिर बोल सकते हैं नर्व अपना काम नहीं कर पाएगा ब्रेन और स्पाइनल इंजरी के कारण। तो जब ये नर्व काम नहीं करेगा तो जो भी पेशेंट है, जो भी इंसान, उसका मोटर सिस्टम ही पूरे अफेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोल सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। अब क्या है, रेस्पिरेटरी शॉक। रेस्पिरेटरी शॉक में क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा इनएडिक्वेट ब्रीथिंग और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स इन ब्लड। मतलब कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं जा रहा है, बॉडी ऑर्गेन तक नहीं जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इनएडिक्वेट
उसी को बोलेंगे रेस्पिरेटरी शॉक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनएडिक्वेट ब्रीथिंग हो रहा है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, इसीलिए। उसके बाद क्या है? कार्डियक शॉक। हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट बॉडी ब्लड इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ड्यू टू प्रीवियस हार्ट अटैक या इंजरी। अब कार्डियक शॉक में मेनली देखने को मिलेगा कि जो हार्ट है वो ब्लड सब पंप ही नहीं कर रहा, सप्लाई ही नहीं कर रहा है, या फिर बोल सकते अनेबल है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा हार्ट, और काम नहीं करेगा तो जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रहा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखने को मिल सकता है उसका रीजन, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स है उसमें कुछ ब्लॉकेज है, डिपोजिशन हो गया फैट का, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा है, या फिर उस पेशेंट को पहले प्रीवियस अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक का, एमआई का अटैक आ चुका। मतलब कि सीधी सीधी बात बोले तो पेशेंट का ब्लड वेसल्स में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है और वो क्या कर रहा है? हार्ट को काम करने नहीं दे रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? कार्डियक शॉक। सर्कुलेटरी शॉक किसको बोलेंगे? ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है विच डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन लीड टू इनप्रोप्रिएट फंक्शन, टिश्यू इंजरी टू सेल। सर्कुलेटरी शॉक में क्या होगा? स्पेशली सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। क्यों? डिक्रीज होगा टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कि जो टिश्यू परफ्यूजन वो डिक्रीज होगा, इनप्रोप्रिएट फंक्शन हो जाएगा टिश्यू में इंजरी के कारण, स्पेशली सेल का इंजरी होगा, इसमें देखने को मिलेगा। हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होगा? व्हेन सर्कुलेटरी वॉल्यूम इज डिप्लेटेड ड्यू टू द ब्लीडिंग, हेमरेज और डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड हाइपोवॉलेमिक शॉक। मतलब कि हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या देखने को मिलेगा? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वॉल्यूम है, वो जो है सो कहीं ना कहीं कम गया है, बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया। मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा जो डायरिया वाला पेशेंट है उसमें देखने को मिलेगा, उसके बॉडी से वॉल्यूम ही कम गया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है पेशेंट को, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा? उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कमेगा, और जब ये वॉल्यूम कमेगा तो उसका बीपी कमेगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, इंसुलिन शॉक एंड इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो मेटाबॉलिक शॉक है, मेटाबॉलिक शॉक किसको बोलेंगे? इट ऑकर्स ड्यू टू बायोकेमिकल डिसइक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। मेटाबॉलिक शॉक में क्या होगा? स्पेशली देखने को मिलेगा जो भी बायोकेमिकल मार्कर्स है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो जो है सो उसका वो इम्बैलेंस हो जाएगा। देयर इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। क्यों? तो क्योंकि उसका किडनी खराब है, उसके बॉडी में बहुत सारा चीज़ें फंक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बॉडी फ्लूइड लॉस हो जा रहा है। फिर स्पेशली देखने को मिले तो बायोकेमिकल डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, मतलब कि जो भी वर्क कर रहा है, जैसे कि किडनी का वर्क नहीं हो पा रहा ढंग से, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं वर्क हो रहा है, अगर किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है तो सारा इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस देखने को मिलेगा तो बायोकेमिकल डिसइक्विलिब्रियम देखने को पेशेंट को मिल सकता है। सेप्टिक शॉक क्या है? सेप्टिक का मतलब ही होता है इन्फेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है? व्हेन टॉक्सिक कॉज पूलिंग ऑफ ब्लड इन द कैपिलरी एंड सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड फॉर टिश्यू कंडीशन इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक। मतलब कि क्या हो रहा है? टॉक्सिन कॉज पूलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। टॉक्सिन जो है सो क्या काउज कर रहा है? कैपिलरी में इनसफिशिएंसी काउज कर रहा है, और जिसके कारण लीड कर रहा है सेप्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉक हमेशा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एग्जामिनेशन में, कि when severe allergy reaction in the body occurs due to foreign in protein, it is caused by the drugs venom and फूड इटिस। एनाफाइलेक्टिक शॉक कब हो रहा है? सीवियर एलर्जी के कारण हो रहा है। सीवियर एलर्जी में जैसे कि किसी को सांप काट लिया है, किसी के को कुछ भी जो है सो कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो है सो गला में बैठ गया है, या टॉक्सिसिटी हो गया है बॉडी में, खास करके वेनम एंड फूड इटिसी का, जो भी फूड कंटामिनेटेड फूड के कारण, तो वो सब कैसे केस में जब सीवियर एलर्जी देखने को मिले, रिएक्शन देखने को मिले बॉडी में, तो उसी को बोलेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। वो एलर्जी किसी भी तरीका का हो सकता है, चाहे वो सांप काटा है, चाहे वो पेशेंट जैसे कुछ ऐसा टॉक्सिक खाना खा रखा है, वैसा कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ट्रॉमेटिक शॉक में क्या होगा? तो ट्रॉमेटिक
शॉक क्या है? इट ऑकर्स ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजरी, फिजिकली इंजरी बाय द कार एक्सीडेंट, जो भी RTA का केस है उस केस में क्या होगा? फिजिकली डैमेज हो सकता है, मेंटली इमोशनली जो है सो देखने को मिल सकता है। या फिर कोई पेशेंट है जिसका ट्रॉमा ड्यू टू डेथ ऑफ लव वन, किसी भी तरीके का उसका ट्रॉमा देखने को मिल रहा है तो उसी को बोलोगे ट्रॉमेटिक शॉक। इंसुलिन शॉक क्या है? इन विच पर्सन यूज हाइपोग्लाइसेमिया स्टेज ड्यू टू स्किप्ड मील, हैवी एक्सरसाइज एंड इंसुलिन। वैसा पेशेंट जिसको हाइपोग्लाइसेमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया है, उस पेशेंट का डाइट टाइम टू टाइम लेना और मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है पेशेंट तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि वो स्किप कर रहा है मील जो है सो अपने टाइम पे खाना जो है सो नहीं खा रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण देखने को मिलेगा इंसुलिन ओवरडोज और पेशेंट को इंसुलिन शॉक देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करेंट, जो आप लोगों को पता होगा किसी भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा वोल्ट का और जो है सो टच कर लिया अपने हैंड से या फिर कहीं कट है वायर वगैरह तो उस सब केस में इलेक्ट्रिक शॉक होने का संभावना होता है और उस केस में देखने को मिलता है। नाउ डिस्कस करेंगे अब साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक। साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक में क्या होगा? तो सबसे पहले देखने को मिलेगा पेशेंट का बॉडी कोल्ड एंड क्लैमी देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का जो है सो साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? तो कोल्ड एंड क्लैमी देखने को मिलेगा। कोल्ड एंड क्लैमी क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि पेशेंट के बॉडी में शॉक हो रहा है और पेशेंट के बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है और जब ये वॉल्यूम कम होगा तो पेशेंट जो है सो पेशेंट का बॉडी कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, क्लैमी स्किन देखने को मिलेगा। पेल एंड साइनोसिस, सिंपल सी बात है, हम लोग ईटियोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था तो जो भी पेशेंट था वहाँ पे ये हो रहा था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। तो जब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो पेशेंट का बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? पेल कलर हो जाएगा एंड ब्लूइश कलर साइनोसिस हो जाएगा। पल्स वीक हो जाएगा एंड रैपिड हो जाएगा। पल्स वीक क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट के बॉडी में वॉल्यूम नहीं है, BP लो होने लगेगा एंड रैपिड हो जाएगा क्योंकि पेशेंट का जो हार्ट है वो हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, ब्लड के लिए, इसीलिए BP लो देखने को मिलेगा। इसके कारण पेशेंट फेंट करेगा, पेशेंट गिर सकता है, पेशेंट एजिटेटेड देखने को मिल सकता है, पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है एंड पेशेंट का सबसे पहला चीज़ कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रिड्यूस होगा। मतलब कि पेशेंट देखेगा कुछ से कुछ बोल रहा है या फिर उसको चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, पेशेंट कन्फ्यूज हो रहा है, ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ये शॉक वाला क्वेश्चंस में साइन सिम्टम में बहुत बार एग्जाम में पूछा होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या, वैसे तो शॉक का साइन सिम्टम से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप लोग को स्लोली मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या है जो साइन सिम्टम्स है, डिमिनिश्ड विजन है। डिमिनिश्ड विजन क्या होगा? मतलब कि जो पेशेंट है उसको अच्छे से दिखेगा नहीं, उसको धुंधला दिखने लगेगा, उसका विजन क्लियर नहीं हो पाएगा। इंक्रीज ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा या कभी कभी स्टॉप हो जाएगा, ऐसा देखने को पेशेंट को मिलेगा। पेशेंट शॉर्टनेस डिस्पनिया से पेशेंट सफ़र कर रहा है, पेशेंट एपनिया से सफ़र कर रहा है, पेशेंट को इंक्रीज हो जाएगा ब्रीथिंग पैटर्न, ऐसा देखने को मिल सकता है। दोनों चीज़ मिल सकता है पेशेंट को केस में कि ब्रीथिंग पैटर्न जो है जो पैटर्न ही पूरा चेंज हो सकता है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग होता है पेशेंट का वो नहीं हो पाएगा, कभी बहुत और ज़्यादा रैपिड तो कभी स्लो, ETC पैटर्न पूरा जो है सो इसका डिसमिस हो जाएगा। प्यूपिल डायलेट रहेगा पेशेंट को क्योंकि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जा रहा है, पेशेंट का वॉल्यूम नहीं है, पेशेंट नॉजिया एंड वॉमिटिंग से सफ़र कर सकता है। फाइनली आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट इसका क्या करोगे? तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर द शॉक क्या रहेगा? फर्स्टली सिक्योर करोगे विक्टिम को जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है। उसके बाद पेशेंट को प्रोवाइड करना है कंफर्टेबल पोजीशन। उसके बाद क्या करना है? एलिवेट करना है फुट इनसाइड टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ये
अभी जो ये पॉइंट बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है कि अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हो पेशेंट को या फिर आपके पास शॉक वाला पेशेंट आया, उसको आप कौन सा पोजीशन, कैसा पोजीशन प्रोवाइड करोगे? तो टेंडर बर्ग पोजीशन प्रोवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि एलिवेट करोगे, अगर टेंडर बर्ग पोजीशन नहीं, एलिवेट करोगे फुट। और क्यों फुट को एलिवेट करोगे? तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, इसीलिए एलिवेट फुट इन साइड टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू द हार्ट एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू एक्सट्रीमिटी। क्योंकि ब्लड फ्लो जो है सो एक्सट्रीमिटी में जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे फुट को। जो टेंडर बर्ग पोजीशन में अभी बता रही थी, टेंडर बर्ग पोजीशन हम लोग जब आईसीपी बढ़ जाता है पेशेंट के बॉडी में, उस टाइम में प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट में हम लोग का जो पोजीशनिंग मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं? पेशेंट को टेंडर बर्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर शॉक है तो पेशेंट को क्या करेंगे? फुट इन साइड को इम्प्रूव करेंगे या फिर एलिवेट करेंगे ब्लड सप्लाई के लिए। इन केस ऑफ हेड इंजरी, अगर बाय द वे पेशेंट को हेड इंजरी हो गया है, उसके कारण उसको शॉक हो रहा है, तो उस टाइम क्या करना है? रिड्यूस द प्रेशर बाय राइजिंग हेड स्लाइटली। पेशेंट को जो मतलब क्या करेंगे? प्रेशर को जो है सो रिड्यूस करेंगे पेशेंट के हेड को स्लाइटली राइज करके। उसके बाद क्या? इफ़ अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व, अगर पेशेंट को ब्रीथिंग हो रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है। देन राइज हेड एंड शोल्डर बाय प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब कि पहले आपको ये असेस करना है कि किस टाइप का शॉक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट करना है। उसके बाद है लॉस द टाइट क्लॉथ अराउंड द नेक, चेस्ट एंड वेस्ट। अगर कोई पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा पहना है तो उसको लूज कर देना है। क्यों? क्योंकि उसका जो भी नेक है, चेस्ट है, वेस्ट है, वो फ्री हो और जिसके कारण उसका सर्कुलेशन अच्छा हो और वो कंफर्टेबली ब्रीथ कर सके, या फिर बोल सकते हो कि ब्रीथिंग में उसको असिस्ट कर सके उसका बॉडी। इसीलिए टाइट क्लॉथ को जो है सो लूज कर देना है। जैसे कि पेशेंट शू पहन रखा है, टाई लगा रखा है, मास्क लगा रखा है, तो ये सब चीज़ें से रिमूव कर देना है, पेशेंट को रिलीफ होगा इससे। उसके बाद है फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर शॉक। फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर शॉक हम लोग पढ़े, फिर से हम लोग इसी में कुछ पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे टाइप का होता है। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट और क्या है इसमें? तो और क्या है? तो प्रोवाइड अ ब्लैंकेट टू द विक्टिम टू कीप द बॉडी वार्म। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही पहला सिम्टम्स पढ़े थे कि पेशेंट का बॉडी ये जो है सो कम, ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? कोल्ड और क्लैमी हो रहा था, क्योंकि पेशेंट को सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। तो आपका एक ये भी काम है कि पेशेंट को ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है विक्टिम को वार्म के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शॉक वाले पेशेंट में हम लोग क्यों जो है सो ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे? तो पेशेंट को बॉडी को वार्म करने के लिए। स्टॉप ब्लीडिंग बाय प्रेशर एंड इमोबिलाइज फ्रैक्चर पार्ट इट द कॉज ऑफ शॉक। पेशेंट के बॉडी में कहीं से ब्लीड हो रहा है, जैसे कि हैंड वगैरह कट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। अगर पैर फ्रैक्चर हो गया तो पहला काम क्या रहेगा? इमोबिलाइज करना। अगर आप किसी भी इंसान का पैर में फ्रैक्चर हो गया, अगर बार बार उसको आप इधर से उधर करोगे तो उसको और ज़्यादा फ्रैक्चर और बढ़ने की संभावना है, पेन बढ़ने की संभावना है, या फिर पेन बढ़ेगी। इसीलिए पेशेंट को फ्रैक्चर के केस में बॉडी को इमोबिलाइज करना है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपका पहला स्टॉप करना है कि ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ये पहला स्टेप रहेगा। बाय द प्रेशर क्या करना है? उसको दबा के रखना है, फिर बोल सकते हैं 15 मिनट तक प्रेशर प्रोवाइड करना है। फिर आप किसी भी चीज़ से टाई भी कर सकते हो। उसके बाद क्या? चेक पल्स, रेस्पिरेशन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या करना है? जो भी पेशेंट है उसको चेक करना है पल्स, साथ ही साथ देखना है उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। इफ़ पल्स एंड ब्रीथिंग स्टॉप इमीडिएटली, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो वो पल्स है, ब्रीथिंग है, वो इमीडिएटली जो है सो क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है, तो उसको ठीक करना, मतलब कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसको ठीक करना है। स्टार्ट करना रिससिटेशन एज सुन एज पॉसिबल। अगर पेशेंट है, आपको दिख रहा है कि पल्स जो है सो प्रेजेंट नहीं है, पल्स नहीं मिल रहा है, कितना देर तक पल्स चेक करना है? 5 से 10 मिनट, नॉट मोर देन 10 मिनट या 15 मिनट। 5 से 10 मिनट तक बस आपको क्या करना है? पेशेंट का कार्टोइड पल्स असेस करना है। अगर नहीं मिला तो इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है।
कीप द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, पेशेंट को क्या करना है, विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में प्रोवाइड करना है, फिर रिकवरी करवाना है पेशेंट को। फिर क्या, ट्रांसपोर्ट करना नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर आप इतना कर दियो उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट एड के बाद उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए डिले नहीं करना है, उसको जल्दी से हॉस्पिटल भेजना है। उसके बाद क्या, स्पेसिफिक नर्सिंग कंसिड्रेशन फॉर शॉक, शॉक के लिए कुछ स्पेसिफिक नर्सिंग कंसिड्रेशन है जो क्या है, DRSABCD, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है, सीवियर इंजरी के लिए फर्स्टली क्या करना है, डेंजर से बचाना है, फर्स्टली पेशेंट को सेफ करना है डेंजर जोन से। सपोज दैट अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो वहीं पे जाके पल्स नहीं मिला पेशेंट का, आप क्या किए, वहाँ पे जाके CPR देने लगे, तो ऐसा होगा ना कि दूसरा गाड़ी स्पीड में आके और जो CPR दे रहा है उसको भी जो CPR और जिस पेशेंट को दिया जा रहा है उसको, दोनों को खतरा रहेगा अगर वो बीच रोड पे अगर CPR दे रहा है तो, क्योंकि वो सड़क है इसीलिए डेंजर से पहले बचाना, ये नर्सिंग स्पेसिफिक है, पहले डेंजर से बचाना। या फिर ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई HIV वाला पेशेंट है और उसको ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर नहीं पता है आपको कि वो HIV है, तो खुद को पहले तो सेफ्टी मेजरमेंट करना है ना, तो उसको ग्लव्स पहन के ही ब्लीडिंग को जो है सो स्टॉप करना है। तो ये चीज़ जो है सो पहला जो है सो डेंजर साइन से बचना है। दूसरा है रिस्पॉन्स, चेक रिस्पॉन्स बाय विक्टिम आस्किंग हर नेम, पेशेंट को दूसरा क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको देखना है कि उसको बुलाना है नाम बोल या ETC, जैसे भी आप कंफर्टेबल वैसे उसको शोल्डर टैपिंग करके उसको रिस्पॉन्स चेक करना है। उसके बाद अगर ये रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो तुरंत क्या करना है, हेल्प के लिए कॉल करना है, सेंड फॉर हेल्प। उसके बाद ABC करना, एयरवे ब्रीथिंग मैनेजमेंट करना। एयरवे में क्या करेंगे, ओपन द माउथ ऑफ पेशेंट का माउथ ओपन करना है पेशेंट को, और ब्रीथिंग देना है। चेक फॉर ब्रीथिंग बाय लुकिंग लिसन, पेशेंट को फील करना है, देख के सुन के फील करिए कि ब्रीथिंग हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत क्या करना है, CPR प्रोवाइड करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथिंग वेंटिलेशन। उसके बाद क्या है, अगर इतना देर में अगर बाय द वे हॉस्पिटल से रीच हो जा रहा है तो डिफिब्रिलेशन पेशेंट को देना है। नेक्स्ट जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को कोई भी क्लास करनी है या फिर कोई भी टॉपिक पढ़नी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस चीज़ का क्लास ले लूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।